नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल, सब्जेक्ट कोड CE 303, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। हम इस पे चर्चा कर रहे थे। एक वीडियो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, वो था इंट्रोडक्टरी, जिसमें आपको मैंने समझाया था कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होता है और आपको कैसे अटेंड करना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका आइडिया दिया था और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, और उसी अनुसार मैं आपके समक्ष अब उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो को लेकर। और अपने प्लान के मुताबिक जो मैंने आपको बताया था कि आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं आरसीसी में और टॉस के अंदर, और दोनों विषय पे मैं बराबर वीडियो बना के जितना जल्दी हो सके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा। आने वाले दिनों में मैं 2 प्रकार के वीडियोज़ बनाऊँगा। एक तो रूटीन जो है अभी आप देख रहे हैं, और उसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो हैं, शॉर्ट नोट जो होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो, जिनमें आंसर आपको 1 या 2 लाइन्स में लिखने होते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो खैर 4 आंसर होते हैं, उसको एक आपको चुनना पड़ता है। तो वो अलग से एक सीरीज चलाऊँगा। आपको तो बस मेरे वीडियोज़ को नियमित रूप से देखना है, और जो जो आप देखते हैं उसको नोट्स बनाते जाइए, और फिर आप अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9521663064। आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो पर्सनली मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा, मैं अपनी योजना के हिसाब से सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम्स, यानी बीम्स का विश्लेषण और उसका अभिकल्पन यानी डिज़ाइन। क्योंकि जब तक अपन कोई चीज़ का एनालिसिस नहीं सीखेंगे, विश्लेषण, तब तक उसकी डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो एनालिसिस के क्रम के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, इकहरी प्रबलित धरण। और इकहरी प्रबलित धरण के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है पहले, वो आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। कि ये बीम का सेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा भाई ये इसका प्रतिरोध गुण कितना है, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। तो ये प्रॉब्लम टाइप 1 है। टू फाइंड MR, MR का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध गुण। अब जब कोई क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, तो आपको कुछ बातें दी जाएंगी, कुछ डाटा गिवन होंगे, हमें उनको समझना है कि गिवन क्या है और उनको अपन कैसे यूज़ करेंगे। जब हमको ये बातें समझ में आएंगी तो फिर मैं आपको लिखूँगा स्टेप्स कि MR को फाइंड करने के स्टेप्स क्या होंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में मैं MR निकालने में जो बातें आपको गिवन हैं उनको एक एक टर्म को एक्सप्लेन करूँगा, हर चीज़ को बताऊँगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले स्मॉल बी, ये होती है बीम की चौड़ाई, धरण की चौड़ाई, विड्थ ऑफ बीम। स्मॉल डी, बीम की इफ़ेक्टिव डेप्थ यानी कि धरण की प्रभावी गहराई। ये क्या होती है, इनको मैं अगले पेजेस में समझाऊंगा। आपको कई बार इफ़ेक्टिव डेप्थ ना देके 2 डाटा दे देते हैं, धरण की कुल गहराई यानी कि ओवरऑल डेप्थ, और उसका इफ़ेक्टिव कवर यानी कि प्रभावी ढक्कन। या तो ये देंगे और या ये दोनों देंगे, मैंने बीच में और लगाया, और का मतलब या। अगर स्मॉल डी दे दिया यानी कि इफ़ेक्टिव डेप्थ आपको दे दी, तो ये दोनों नहीं देंगे, और ये दोनों दे दिए तो ये नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली काम में लेनी है इफ़ेक्टिव डेप्थ। उसके बाद आता है AST। AST का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्टील या प्रबलन क्षेत्रफल। प्रबलन क्षेत्रफल क्यों कहते हैं कि स्टील ही उसको प्रबलित करता है कंक्रीट को। कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में बहुत पुअर होता है, और टेंशन में उसको स्ट्रेंथ देने के लिए स्टील को काम में लेते हैं, इसलिए नाम दे दिया स्टील के एरिया को प्रबलन क्षेत्रफल, रीइंफोर्समेंट एरिया या रीइंफोर्सिंग एरिया। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा कितना एरिया है। या आपको क्या कहेंगे कि जो एक छड़ लगा रहे हैं स्टील की, उसका डायमीटर कितना है, इस्पात छड़ का व्यास डायमीटर, उसको फाई कह रहा हूँ मैं, और साथ में छड़ों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ बार्स। जैसे अगर आप एक छड़ के डायमीटर से उसका एरिया निकाल लें और उसको नंबर ऑफ रॉड से गुणा कर दें, तो टोटल एरिया आ जाएगा ना, वो AST आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, या तो AST आपको दिया होगा सीधे, और या फिर ये दोनों चीज़ दी होगी। अगर ये दिया होगा तो ये दोनों नहीं दी होंगी, और ये दोनों दिए तो ये नहीं दिया होगा।
हमें मतलब किससे है, AST से मतलब है। दे दिया, अच्छी बात है, नहीं तो इन दोनों का उपयोग करके निकाल लेंगे। उसके बाद आपको 2 बातें और दी जाएगी क्वेश्चन में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। अब मैं इन सब चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर। देखिए मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पे, दिख रहा आपको, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंदर ये स्मॉल बी तो विड्थ है और ये कैपिटल डी इसकी ओवरऑल डेप्थ है। और जो स्टील का जो सेंटर है ना, जहाँ ये स्टील बार रखी है, उसके सेंटर से कंक्रीट का जो टॉप लेवल है, इसकी जो दूरी है ये वाली, ये देखो यहाँ से लेकर स्टील के सेंटर तक, उसको कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ। और वहाँ से बॉटम ऑफ द कंक्रीट जो है उसको कहते हैं इफेक्टिव कवर, या कि प्रभावी ढक्कन। आप अगर इस स्मॉल डी में इफेक्टिव कवर जोड़ देंगे तो कैपिटल डी आ जाएगा। एक यहाँ में लिखा हुआ है NA, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, उदासीन अक्ष। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सेकेंडरी में पढ़ चुके हैं। उदासीन अक्ष वो होती है जहाँ पर कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होती है। न्यूट्रल एक्सिस इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू 0। और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया होता है वो होता है कंप्रेशन में, और नीचे का होता है टेंशन में। हालांकि नीचे इसके अंदर टेंशन में कुछ कंक्रीट भी होती है, लेकिन वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होती है। टेंशन में केवल स्टील को इफेक्टिव माना गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि NA के ऊपर केवल कंक्रीट है और NA के नीचे केवल स्टील है, ठीक है ना। तो इसमें केवल ये कंक्रीट यहाँ तक है, नीचे नहीं है। ये आप इसको मानेंगे, नीचे केवल स्टील है, ऊपर केवल कंक्रीट है। अब कंक्रीट का जो ये जोन ऊपर वाला है, नेचुरली इसका कहीं न कहीं CG होगी। हमारा CG मतलब इस क्रॉस सेक्शन से नहीं है। CG मतलब होता है इसका जो बनेगा ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, उसकी बात कर रहा हूँ। वो बनता है पैराबोलिक, तो उसमें कहीं उसकी CG आएगी, और वो CG जहाँ होती है वहाँ पर ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। ये सेंटर जो आप देख रहे हैं एक्चुअली इस रेक्टेंगल का सेंटर नहीं है, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में जो जोन होता है कंक्रीट का, इसमें जो कंप्रेशन का, उसकी CG होती है, वहाँ ये कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। और स्टील का सेंटर जो होता है वो तो इसका सेंटर ही होता है, स्टील का अलग। अच्छा यहाँ देखिए, स्टील को मैंने एक सिंपल एक हैच्ड बार के रूप में दिखाया है, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली क्रॉस सेक्शन है और कई सारी रॉड्स होती हैं, देखिए इस प्रकार की अलग अलग, ये पहली रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड। और ये जो रॉड्स है ये इस प्लेन ऑफ पेपर, ये जो पेपर है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तो केवल एक सिंबॉलिक फॉर्म है, हमने इसको केवल शो किया है कि ये स्टील लगा हुआ है। वास्तव में कोई ये रॉड नहीं है, ये रॉड तो इसके परपेंडिकुलर होगी। हमने केवल इसको सिंप्लीफाई किया है, केवल इसको एक तरह से समझाया है। तो ये मैंने ले लिया है, स्टील रॉड को समझाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉक बना दिया है। और ये इसकी सेंटर लाइन है, और इसकी सेंटर लाइन जो होती है उसके ऊपर ये टेंसाइल फोर्स ऐड करता है, टोटल टेंसाइल फोर्स। अच्छा, फॉर इक्विलिब्रियम ये टेंसाइल फोर्स जो होता है ना, ये कंप्रेसिव फोर्स के बराबर होता है, T=C। और आप पढ़ चुके हैं पहले मैकेनिक्स के अंदर, जब 2 फोर्स बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं और उनके बीच की दूरी को कहते हैं पर लीवर आर्म। ये हो गया LA, देखिए लिखा ना मैंने LA, लीवर आर्म, यानी कि उत्तोलक भुजा। ये क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है और टेंसाइल फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी बीच की दूरी है। और आप अगर कंप्रेसिव फोर्स को लीवर आर्म से गुणा कर दें या टेंशन फोर्स को लीवर आर्म से गुणा कर दें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स के अंदर कि किसी बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल, वो उस कपल को बनाने वाले किसी एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की दूरी का गुणा होता है। और दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस तो यहाँ पे लीवर आर्म, और फोर्सेज है C या T, दोनों बराबर होते हैं। तो ये बातें आपको मैंने सारी समझाई, और यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई नीचे। B के बारे में बताया, विड्थ ऑफ बीम सेक्शन, कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन, स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन, और इसका रिलेशन है टोटल डेप्थ या ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इसी का मतलब इफेक्टिव कवर, प्रभावी ढक्कन। AST एरिया ऑफ स्टील, और ये निकालने का तरीका मैं कैसे बताया आपको कि एक बार का एरिया निकाल देंगे, उसका डायमीटर है 5, तो π/4 × 5² एक बार का एरिया हो गया इंटू नंबर ऑफ बार्स।
ये आ गया AST। N है नंबर ऑफ बार्स और फाई है डायमीटर ऑफ 1 बार। इसके बाद LA यानी कि लीवर आर्म या उत्तलक भुजा, मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। और ये कैपिटल C यानी कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स और कैपिटल T यानी कि टोटल टेंसाइल फोर्स कहाँ लगता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये यार और यह लगते हैं। और इनकी जो क्रिया रेखाएँ होती है, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शंस होती हैं C और T की, उनके बीच की दूरी, ये C की लाइन ऑफ एक्शन है, ये T की लाइन ऑफ एक्शन है, और इनके बीच की दूरी को हम कहेंगे लीवर आर्म। तो लीवर आर्म ये होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये जो C और T है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। यानी C का मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स, कुल संपीड़न बल, और T का मतलब टोटल टेंसाइल फोर्स, कुल तनाव बल, ये कितने होते हैं। तो आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा इसको कि कैपिटल C जो होता है वो 0.36 FCK इंटू B इंटू XC होता है। डिटेल में मैं जाऊँगा बाद में, जब कभी अलग से छोटे क्वेश्चन करूँगा तब जाऊँगा। अभी आप इसको याद रख लें कि कैपिटल C इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, और कैपिटल T इज इक्वल टू 0.7 FI इंटू AST। मैं बाद में अलग से वीडियो बनाकर अलग से चैप्टर पे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर चीज़ को बाद में। फ़िलहाल अभी इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस 0.36 FCK इंटू B इंटू XU में कौन सी टर्म क्या है। B तो मैं बता चुका हूँ, विड्थ ऑफ सेक्शन। अब FCK क्या है, देखिए FCK क्या लिखा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की चारित्रिक संपीड़न सामर्थ्य। अब ये क्या होती है, आपने कई बार सुना होगा, एक कभी क्यूब को टेस्ट करवा लो UTM पर या किसी और जगह पर, कोई अपने जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन भी होती है, कैसे टेस्ट करते हैं कि 15 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब बनाते हैं, 150 mm साइड का क्यूब बनाते हैं और किसी मोल्ड के अंदर डालकर, और वो सूख जाता है। उसके बाद उसकी वापस तराई करते हैं, कितने दिन तक, 28 डेज़, उसकी 28 डेज़ क्योरिंग की जाती है, और 28 दिन उसको बढ़िया तराई करने के बाद में उसकी सामर्थ्य नापते हैं कंप्रेशन के अंदर। और वो जो सामर्थ्य होती है उसके आधार पर तय होता है कि ग्रेड कंक्रीट की क्या है। अगर वो सामर्थ्य, कब सामर्थ्य निकाली मैंने, 28 दिन तक क्यूब, कौन सा क्यूब, जिसकी भुजा 150 mm है, उस क्यूब को 28 दिन तक तराई करने के बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जांचते हैं। अगर वो 10 न्यूटन पर mm² है तो कंक्रीट ग्रेड हो गया M10। अगर वो 15 न्यूटन प्रति mm² है तो कंक्रीट ग्रेड हो गया M15। इसी तरह से चलता रहेगा। अगर ये 40 न्यूटन पर mm² है तो कंक्रीट का ग्रेड हो गया M40। ये कॉलम में काम आता है अक्सर, ठीक है ना। और बीम के अंदर नॉर्मली आपके M15 या M20 काम आता है, नॉर्मली MBC काम लेंगे इसके अंदर। एनीवेज, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन सी ग्रेड कंक्रीट की, आपको दिया जाएगा M20, M15। जैसे ही आपको कह दिया M15 कंक्रीट, तो आप कह देंगे 15 न्यूटन पर mm², किसकी वैल्यू हो गई, FCK की। और आप कह दें M20 ग्रेड कंक्रीट, तो हो गया 20 न्यूटन पर mm²। अब इसके बाद जो हम समझेंगे वो है FI, क्योंकि देखिए इसमें FI आ रहा है, इसमें C के अंदर 0.36 FCK B XU आ रहा है। FCK मैंने समझा दिया, B मैंने बता दिया विड्थ ऑफ बीम, XU में कह चुका था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये मैं आपको फिगर में समझा चुका था। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखिएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है और ये टॉप ऑफ द कंक्रीट लेवल है, और इसके बीच की दूरी जो होती है वो XU कहलाती है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया। अब T की बात करते हैं, 0.87 FI इंटू AST। AST में समझा चुका हूँ, अब बात करते हैं FI की। अब FI का मतलब क्या, देखिए FI का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ, किसकी, स्टील की, कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, स्टील की चारित्रिक पराभव सामर्थ्य। क्या होता है कि ये डिपेंड करती है स्टील के ग्रेड पर कि स्टील किस प्रकार की है। देखिए नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्योर माइल्ड स्टील, मतलब प्लेन माइल्ड, नॉट प्योर बल्कि प्लेन माइल्ड स्टील। एक होता है HYSD, यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, वो जो जिसको अपन मोड़ते हैं ना ऐसी बार, जिसको ऐड देते हैं, पूरी ऐडने के बाद देखा होगा आपने, एक तो प्लेन होती है बिल्कुल बिना ऐठन की, और एक ऐसी रॉड्स होती हैं, ऐसी बार्स होती हैं, RCC में काम आती है, जो ऐठी हुई होती है ना, वो होती है HYSD बार्स।
और इसमें भी 2 ग्रेड होती है, FE 415 और FE 500। ये मजबूत होती है, ये थोड़ी कम मजबूत होती है। FE का मतलब होता है फेरस, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो प्लेन MS बार्स, और HYSD के अंदर 2 ग्रेड होती है। कौन कौन सी? FE 415 और FE 500। अब अगर प्लेन माइल्ड स्टील बार्स है, जो कि नॉर्मली काम में नहीं लेंगे हम जब तक देना अलग से, तो प्लेन माइल्ड स्टील बार्स के अंदर जो FI की वैल्यू होती है आपको याद रखनी है 250 न्यूटन पर mm²। एक्चुअली जो RCC का कोड है उसमें सारी बातें आपको अलग अलग जगह पे मिलेगी। उस कोड को समझना, देखना, वो भी एक आर्ट, एक कला है, तो वो भी आपको हम समय मिलेगा तो बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपको, आप काम करते करते आपको सारी याद हो जानी चाहिए। आप अगर कोड में ढूंढने बैठेंगे तो आधे घंटे में सवाल ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है उसके लिए। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको आप याद कर लें। तो प्लेन माइल्ड स्टील बार्स के लिए FI होता है 250 न्यूटन पर mm²। और जब कह दिया FE 415 तो छुपाना 415, तो FI कितना हो गया? 415 न्यूटन पर mm²। और HYSD बार से ग्रेड FE 500, इसका मतलब FI वैल्यू हो गई 500 न्यूटन पर mm²। और XU को मैं आपको कह चुका था, डेप्थ ऑफ NA। अब हमें 2 प्रकार के सेक्शंस होते हैं, बल्कि 3 कहना चाहिए। एक तो होता है बैलेंस सेक्शन, यानी कि संतुलित खंड। इसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि भाई अंडर रीइंफोर्स क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है। इसका अलग से वीडियो बना के आपको समय पर मैं आने वाले समय में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल आप समझ लीजिएगा कि XU का मतलब होता है डेप्थ ऑफ NA। और NA की डेप्थ जो निकालते हैं एक्चुअल में, हम जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको कंपेयर करते हैं कि बैलेंस्ड सेक्शन की जो डेप्थ है NA की, उसकी तुलना में ये डेप्थ कम है या ज़्यादा है, कंपेयर करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बैलेंस्ड सेक्शन की जो डेप्थ होती है NA की, वो पता होनी चाहिए, तभी कंपेयर कर पाएंगे आप। तो बैलेंस सेक्शन की डेप्थ कैसे निकालते हैं, उसके लिए कोड ने ये कहा है, बैलेंस्ड सेक्शन की डेप्थ को हम कहते हैं XU मैक्स, कि भाई इससे ज़्यादा कभी इफेक्ट डेप्थ हो नहीं सकती जो बैलेंस सेक्शन की होती है। उसके लिए फॉर्मूला है 0.53 इंटू इफेक्टिव डेप्थ अगर प्लेन माइल्ड स्टील बार्स है, तो 0.48 इंटू इफेक्टिव डेप्थ अगर FE 415 ग्रेड का स्टील है तो, और 0.46 इंटू इफेक्टिव डेप्थ अगर FE 500 ग्रेड का स्टील है तो। ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये कोड में है, आपको आता होगा, नहीं तो मैं आपको कभी सिखाऊंगा अच्छी तरह से बाद में। फिलहाल आपको याद करना है XU max इज इक्वल टू 0.53D, 0.48D एंड 0.46D प्लेन MS बार्स, FE 415, FE 500। ये मैंने एब्रिविएशन यहाँ लिख दिए हैं। MS का मतलब होता है माइल्ड स्टील, और HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। तो ये मैंने आपको जो है आज इस वीडियो में क्या सिखाया है, ये केवल सिखाया कि आपको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की, अगर आपको इसका प्रतिरोध गुण निकालना है, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध गुण निकालना है, तो ये जो चीज़ें आपको दी होंगी, B, स्मॉल d, कैपिटल D वगैरह, इनको क्या कहते हैं, इनको मैंने एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी सारी, तब अगला वीडियो जो मेरा होगा उसमें लिखाऊंगा मैं आपको मेथड क्या है MR निकालने के, स्टेप्स क्या हैं, और उन स्टेप्स को फॉलो करके अपन कोई भी सवाल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इट इज़ माई प्रॉमिस। आप 8 से 10 मिनट के अंदर वो सवाल पूरा कर लेंगे, लेकिन वो 8 से 10 मिनट में तब होगा जब आपको एक एक चीज़ पता होगी कि कोई चीज़ है क्या, और उसको पता करने के लिए मैंने सारी बातें आपको समझाई है डिटेल के अंदर। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें, जितने ज़्यादा दोस्तों को इसको भेज सके भेजें, उनका भला होगा, उनकी ये जो सब्जेक्ट की एकदम स्ट्रेंथ मजबूत होगी, और मुझको निकट भविष्य में फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे जब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते जाएंगे ना, तो फिर मैं आपके लिए और ज़्यादा काम कर पाऊँगा। तो फिलहाल आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।